हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण अध्ययन से है। तो जो भी भाई बहन पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो अपनी लैंग्वेज का खास ध्यान रखें। आपने लैंग्वेज 1 में जो भी भाषा चूज की हो, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आप उसी को ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि उसमें हिंदी भी आपको 2 जगह मिलेगी, इसके अलावा आपको संस्कृत भी 2 जगह मिलेगी। तो आप अपने लैंग्वेज का ध्यान दें, इंग्लिश भी मिलेगी आपको। तो आपने जिस लैंग्वेज में फर्स्ट में, सेकंड में, हिंदी को, इंग्लिश को या संस्कृत को, जिसको भी चूज किया है उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, गलत ऑप्शन ना चुनें। अब देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय आपको नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट का खास ध्यान रखना है, और इसके अलावा आप क्वेश्चन के जो पॉइंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना सीखें, यानी जो गलत पॉइंट होते हैं उनको एलिमिनेट करना सीखें, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कवर कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एक पश्मीना शॉल लगभग डॉट साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, एक पश्मीना शॉल जो होती है वो 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने? 6 स्वेटरों के बराबर। तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितना टाइम लगता है? तो लगता है 250 घंटे। कितना लगता है? 250 घंटे। अब आप बताइए, ये यहाँ पर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है ये? तो देखिए, आप इसे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 स्वेटर के बराबर गर्म और 250 घंटे। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाहर से इकट्ठी की गई है, मतलब बच्चों ने बाहर से सब्जी लाकर इकट्ठी की। निम्नलिखित सामग्री में से उसे पहचानना जिनके भीतर बीज होते हैं। अब देखिए, आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, इतनी सामग्री है, इतनी सब्जियां हैं। अब आपको ये बताना कि इसमें किस किस के अंदर बीज होते हैं। देखिए, आलू के अंदर बीज होता है? नहीं होता है। टमाटर में होता है? होता है। नाशपाती में होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, करेले में भी होता है, लेकिन प्याज में नहीं होता, ये क्रॉस कर दिया, और खीरे में होता है। अब देखिए ऑप्शन में देखिए कि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा किस में आप देख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन डी में आपका टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ये सब क्या है? ये सब बीज वाली सब्जियां हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी होगा वो राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाथियों के एक झुंड में कितनी हथनियां और बच्चे होते हैं? देखिए, यहाँ पर आपका में आ जाएगा। तो देखिए, हाथियों के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, और जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड का नेतृत्व करती है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि जो एक नर हाथी होता है वो कितने वर्ष तक झुंड में रहता है, तो वो भी 10 से 15 वर्ष तक ही झुंड में रहता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद वह झुंड को छोड़कर चला जाता है। हाथियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? कीचड़ में खेलना पसंद होता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, वो पाए जाते हैं? बताइए कहाँ पर पाए जाते हैं इस तरह के रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? तो देखिए, ये पाए जाते हैं आबू धाबी में। कहाँ पाए जाते हैं? आबू धाबी में। यहाँ पर देखिए, खजूर के पेड़ जो होते हैं वो भी बहुत अधिक दिखाई देते हैं। आबू धाबी में खजूर के पेड़ भी बहुत अधिक पाए जाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो आप इस पर स्टार मार्क भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आबू धाबी के ऊपर है। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ ही दिखाई देंगे। बताइए यहाँ की मुद्रा क्या है? देखिए, यहाँ पर इसकी मुद्रा पूछी गई है, दिरहम, डॉलर, रुपया, दीनार। बताइए क्या है? गैस कीजिए। तो देखिए, यहाँ की जो मुद्रा है, यानी आबू धाबी की जो मुद्रा है वो है दिरहम। क्या है? दिरहम है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा खजूर के पेड़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर में चिकित्सीय कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला? जी देखिए, बड़े बड़े नगर होते हैं, वहां पर चिकित्सीय कचरा जो होता है, यानी जो अस्पतालों से निकलता है कचरा, वो किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? पीला, नीला, लाल या फिर हरा? किस रंग के
कूड़ेदान में डाला जाता है? तो देखिए ये डाला जाता है लाल रंग का। क्या आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि नगरों में या कस्बों में जो सूखा कूड़ा होता है और जो गीला होता है, यानी सूखा कचरा गीला कचरा, इनके लिए किस रंग के कूड़ेदान होते हैं? तो देखिए सूखे के लिए होता है नीला। सूखे के लिए कैसा होता है? सूखे कचरे के लिए उसका रंग होता है नीला। और यदि आपसे गीले का पूछा जाए तो उसके लिए होता है हरा। कैसा होता है? हरा। गीले कचरे के लिए हरा और सूखे कचरे के लिए नीला। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परितंत्र का जैविक घटक है? देखिए आपसे जैविक घटक पूछा जा रहा है कि कौन सा जैविक घटक है। तो देखिए क्या होगा इसमें ऑप्शन में, ताप, पौधे, खनिज या फिर वर्षा, क्या होगा जिसमें जान हो? तो देखिए वो हो गए आपके पौधे, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केबुल केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए केबुल लामजाओ जो है जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब बताइए ये कहाँ पर है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर मेघालय, कहाँ पर है? तो देखिए ये है मणिपुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, स्टार मार्क कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं पूछा जा रहा है। बताइए वन, होटल, कोयले की खाने या पेट्रोलियम के कुएं। देखिए जैव विविधता किससे संबंधित होती है? पेड़ पौधों से संबंधित होती है, वनों से संबंधित होती है। तो देखिए ऑप्शन जो ए है ये आपका राइट हो जाएगा। अब पूछा जाए कि शांति घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए। शांति घाटी कहाँ पर है? तो ये केरल में है। यदि पूछा जाए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए किस पर रखा जाता है? तो देखिए मांसाहारियों को तृतीय स्तर पर रखा जाता है। किस पर? तृतीय स्तर पर। और इनमें कौन कौन से होते हैं? मेढक मछलियां, ये मांसाहारी की श्रेणी में ही आएंगे। तो इन्हें किस पे? तृतीय स्तर पर, पोषी स्तर पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर उत्प्रेरक। बताइए उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो क्या होते हैं? वो उत्पादक कहलाते हैं। और उत्पादक क्या होते हैं? तो उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे। क्या होते हैं? पेड़ पौधे, ये उत्पादक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो देखिए ये पक्षी होता है गुंजन पक्षी। कौन सा होता है? गुंजन पक्षी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? मछली, मेढक, कबूतर या फिर तिलचट्टा। गैस कीजिए। तो देखिए ये होता है तिलचट्टा। क्या होता है? तिलचट्टा, जो कि अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जो भी भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हो। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? चमगादड़, चूहा, बिल्ली या खरगोश, किसमें पाया जाता है? किसको रडार कहा जाता है? प्रकृति का रडार। तो देखिए ये कहा जाता है चमगादड़ को। कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग कि प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है, तो वो हो जाता है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका। भालू, बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, बताइए पांडा किस कुल का है? तो देखिए भालू की तरह दिखता है, तो ये भालू के कुल का है। अब देखिए पांडा कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए पांडा पाए जाते हैं ध्रुवीय प्रदेश में। इनके बाल भी भालू की तरह ही बड़े होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें रेंडियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के दो घटक पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के दो घटक आपको बताने हैं। तो बताइए इनमें से कौन से हो सकते हैं? तो देखिए वो होंगे हवा तथा पानी। हवा तथा पानी जो है अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं, हवा तथा पानी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, भारत में जो गिद्धों की कमी हो रही है, क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि जो जानवरों को दर्द निवारक दवा दी जाती है डाइक्लोफिनेक, तो उससे क्या होता है, जानवर जो होते हैं वो मर जाते हैं, और उन्हें मरे हुए जानवरों को कौन खाता है? गिद्ध खाते हैं, जिन्हें प्रकृति का सफाई कर्ता भी कहा जाता है। गिद्ध खाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो इसीलिए भारत में गिद्धों की कमी बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है। किन के बारे में जानकारी देता है? तो देखिए, रेड डाटा बुक जो है उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है, यानी विलुप्ति के बिल्कुल करीब हैं। और इसके अलावा इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक को कौन जारी करता है, कौन सी संस्था जारी करती है? तो वो होती है IUCN। कौन सी होती है? IUCN। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग के बारे में। मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपको यहाँ सही कथन बताना है, यानी पॉजिटिव बताना है। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनमें से आपको सही यानी पॉजिटिव कथन चूज करने हैं। यदि कोई निगेटिव हो तो उसे आप एलिमिनेट करिए। इन चित्रों को बनाने के लिए इंडिगो, हल्दी, फूलों और पेड़ों से रंग आदि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, पॉजिटिव पॉइंट है ये। चित्रों में मानव, पशु, पेड़, फूलों, पक्षियों, मछली आदि को दिखाया जाता है। ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी के नाम पर रखा गया है। ये भी आपका कैसा है? पॉजिटिव है। मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। ये गलत है। मधुबनी कहाँ का जिला है? ये बिहार का है और ये बहुत ही फेमस है मधुबनी पेंटिंग। और ये कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है? बिहार से। यानी बिहार में एक जिला है मधुबनी जिला, और उसी के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया? मधुबनी पेंटिंग। अब देखिए, यहाँ पर ABC आपके क्या है? ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है। केवल डी आपका नेगेटिव है और आपको यहाँ पर सही कथन चुनना है। तो बताइए ABC कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए, A, B एंड C पहले ही ऑप्शन में है, यानी A ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है? निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या कौन सा जंतु है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। ऐसा आपको समूह बताना है। ऐसे जानवर जंतु का नाम आपको बताना है। छिपकली दीमक, दीमक गिलहरी। देखिए, छिपकली दीमक हो नहीं सकता। दीमक और गिलहरी ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि दीमक तो इस तरह से नहीं करता। चूहा गिलहरी। तो देखिए, चूहा गिलहरी ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि चूहा और गिलहरी ही ऐसे जंतु हैं जिनके आगे के 2 दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और वो अधिक ना बढ़े इसके लिए क्या करते हैं? चीजों को, वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि नारियल के तेल में, और एक सरसों के तेल में। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, नारियल के तेल में कहाँ पर मछली खाई जाती है? तो ये खाई जाती है गोवा में। और यदि आपको सरसों के तेल में पूछा जाए तो वो होती है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज, करतारपुर कॉरिडोर, भारतमाला कॉरिडोर, या फिर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर? बताइए कौन सा है? तो देखिए, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज। किससे जोड़ता है? भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, तो ये कहलाता है स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए, इनमें कौन कौन से वो 4 राज्यों के 4 महानगरों को जोड़ता है, कौन कौन से वो 4 महानगर हैं? तो देखिए, वो आपका क्या क्या हो गया? वो आपका है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 महानगरों को कौन जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग से
ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी के अंदर के भाग से बताइए जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, ऊष्मा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट है, राइट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को निम्नलिखित में से कौन सा अंग बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाता है, बताइए। शरीर का जो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंग है जो बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाता है, छोटी आंत, आहार नाल, पेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत का काम है कि बिना पचे हुए भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाना। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, यानी थीम कितनी है पर्यावरण अध्ययन में, 2 है, मुख्य थीम और उप थीम। अब देखिए इनमें से आपको उप प्रकरण का बताना है कि इनमें से एक ऑप्शन है जो उप प्रकरण यानी उप थीम का है, वो कौन सा हो सकता है, वो आपका हो जाएगा जानवर, क्योंकि भोजन, परिवार, मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं ये तो आपका मुख्य थीम में हो गया। अब ये जानवर ये आपका उप थीम में हो गया, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग क्या है, बैंगनी, नीला, हरा, हरा पीला या नारंगी लाल या फिर काला सफेद। तो देखिए जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, रात्रिचर प्राणी होते हैं, वो हर चीज को काला और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनना जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं कि आप खाना किस तरह से पकाकर उसको खाने योग्य बना सकते हैं। सेक कर, तलकर, भूनकर, ये तो आपका पॉजिटिव है। उबाल कर, गूंद कर, भून कर, देखिए यहाँ पर गूंद कर तो आप कच्चा नहीं खा सकते हैं। सेक कर, उबाल कर सही है, लेकिन बेल कर नहीं खा सकते हैं। तल कर, भिगो कर, भून कर, तो देखिए यहाँ पर आप भिगो कर नहीं खा सकते। तो देखिए तीन जो आपके ऑप्शन थे वो एलिमिनेट हो गए, एक बचा आपका ऑप्शन ए, सेक कर, तल कर और भून कर। तो ऐसे आप अपने भोजन को खाने योग्य बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पर जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ या फिर जीव जंतुओं, देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा, या फिर जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। वृद्धि एवं भोजन बनाना, जनन और अंकुरण करना या फिर वृद्धि और प्रजनन करना। देखिए ऐसा कौन सा है प्रक्रिया जो जीव जंतुओं, पेड़ों में सभी में पाई जाती है, बताइए। तो वो होती है वृद्धि करना और प्रजनन करना। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अंडे देने वाले जानवर को किस नाम से जाना जाता है, अंडे देने वाले जानवर को किस नाम से जाना जाता है, सर्वाहारी, उतरने वाले जानवर या ओविपोरस। तो देखिए जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं उनको ओविपोरस कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2000 हो जाएगा। आरटी एक्ट 2000 क्या सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिले या जन्म से 6 वर्ष तक के ही बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा मिले। देखिए ये आपके पॉजिटिव पॉइंट है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिले, ये भी आपका नेगेटिव है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये प्रावधान देता है आरटीई 2020। तो देखिए यहाँ पर अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आरटी एक्ट 2020। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 2020। आरटी एक्ट 2020 सुनिश्चित करता है, देखिए यहाँ पर कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली आती है आरटी की, तो वो होती है राइट टू एजुकेशन। आरटी एक्ट 2020 क्या सुनिश्चित करता है कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए या फिर जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए या 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिया। तो देखिए ये सारे ही आपके निगेटिव पॉइंट है। कैसे हैं, निगेटिव पॉइंट है। आपका जो सही होगा वो होगा आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता कैसा है, बताइए। जैसे अवतल दर्पण सामने रखा, अब वहां पर हम खड़े हो गए मान लिया, तो बताइए प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा।
तो देखिए वो दिखाई देगा आवासी, सीधा एवं आवर्धित, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच में होती है तो बिंब कैसा होता है, वो दर्पण के पीछे होगा और यह दर्पण से बड़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव नृत्य कहाँ किया जाता है? असम, मिजोरम, उड़ीसा या फिर झारखंड। जो चेराव नृत्य होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है। कहाँ पर होता है ये नृत्य, कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है मिजोरम में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। अब बताइए उनके विशेष नाच का क्या नाम है? अब देखिए यहाँ पर फोकस करने की बात है, मिजोरम की बात हो रही है। अब देखिए मिजोरम में कौन सा डांस फेमस है? चेराव नृत्य है। तो देखिए यहाँ पर आपका चेराव नृत्य दे रखा चेराव, या फिर कुडुख तो भाषा हो गई, जहाँ पर कुडुख भाषा में तोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। झूम खेती होती है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यानी मिजोरम में जो नृत्य किया जाता है, विशेष नाच होता है, उसको क्या बोलते हैं? चेराव नृत्य। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारोत्तोलक को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो किससे भरपूर होना चाहिए? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या विटामिन से? बताइए। जो वेट लिफ्टर होते हैं उनकी जो मांसपेशियां होती हैं बॉडी बनाने के लिए उन्हें एक विशेष आहार की जरूरत होती है। तो बताइए वो किससे भरपूर होना चाहिए? वो होना चाहिए प्रोटीन से भरपूर। किससे होना चाहिए? प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गई सूची पर आपको विचार करना है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इनमें से कौन सा भिन्न है? ये आपको बताना है कि ये जो आपके 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक अलग है। जैसे कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली, ये सब तो पानी से संबंधित हो गए, मगर आपका कौवा एक अलग है। अब देखिए इसमें आपका दे रखा है घड़ियाल पानी से संबंधित है, मछली भी पानी से संबंधित है, कछुआ भी पानी से संबंधित है, मगर जो कौवा है ये पानी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन जो आपका डी होगा वही राइट हो जाएगा, कौवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि जो भाई बहन है जो इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज शाम आपको एक नए टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। थैंक यू।